गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने मंडे को ट्यूसडे को इसमें अनवीकरण योग्य संसाधन तक करवा दिया था। उसके बाद आज हम करवाएंगे स्वामी तत्व के आधार पर संसाधन। अब जो मैंने मंडे को ट्यूसडे को करवाया था बेटा, वो मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी। आपके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, आपने रेगुलर आना है, और जो स्कूल में करवाया जाएगा उसका 1/4 भाग ही आपको वीडियो में भेजा जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे स्कूल आने की कोशिश करें। चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 2 पर व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो, व्यक्तिगत संसाधन मानी अपनी खुद की मालिकाना प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि निजी व्यक्ति यानी कि जो पर्सनल व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि हमारी जो ज़मीन है उसके ऊपर हम जो खेतीबाड़ी करते हैं तो उसमें जितना भी बेनिफिट होता है वो हमारा ही माना जाता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, कई किसान बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं तो उनको सरकार क्या देती है, कम लागत में ज़मीन देती है, जिससे वो ज़मीन में जितना भी उनका अनाज पैदा होता है उसका कुछ एक टैक्स के तौर पर लेती है, बाकी उनको दे देती है। ठीक है, तो ये सारी क्या होगी, प्रॉपर्टी में स्वामित्व यानी कि हमारे खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो ये संसाधन, इसको इन संसाधनों का हम अपने खुद से तरह यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा भाई शहर में कोई प्लाट है या यहाँ पर कोई प्लॉट है या मकान है, मकान हम किराए पे दे सकते हैं। ठीक है, 1 मंजिला है, 2 मंजिला है तो ऊपर वाला किराए पे दे दिया, तो उसमें जितनी भी इनकम आती है वो हमारे खुद की होती है, उसमें सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अब आगे कह रहे हैं, शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधन के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि शहरों के अंदर जो अब हमारी जितनी ज़मीन होती है, जो घर होता है वो खुद का होता है, लेकिन कई जगह लोगों ने खुद के क्या बना रखे होते हैं, बगीचे, बाग या तालाब बना रखे हैं और उस पर चार्ज लगा देते हैं वो लोग। ठीक है, तो भी वो खुद के मालिकाने अधिकार हुआ कि जिसमें अगर कहीं प्याऊ लगा रखा है, पानी है का तालाब बना रखा है, वहाँ पर शुद्ध पानी मिलता है, तो वहाँ पर उसकी प्राइस डिसाइड कर रखी है कि भाई 1 रुपये में गिलास मिलेगा, 2 रुपये, तो जितना भी उसका ज़्यादा तो उसको मेंटेनेंस के लिए उसका खर्चा उठाते हैं। उसके बाद है अपने परिवार के संसाधनों की आपने एक सूची बनानी है, वो आप बना लेना। उसके बाद है 2 नंबर, इसी के अंदर भाग है स्वामित्व के आधार पर। पहला हमने पढ़ा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी कि समूह के अंदर जितने संसाधन होते हैं उसके बारे में है। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, यानी कि समुदाय के अंदर, गांव के अंदर जितने भी लोग हैं वो संसाधन का यूज कर सकते हैं। गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, इसके ऊपर सभी का अधिकार होता है। उसके बाद और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। शहरों में, गाँव में जो तालाब होते हैं, बगीचे होते हैं, ठीक है, मंदिर है, ये सारे, इसके ऊपर धर्मशाला है, या कोई भी एक, जैसे कि भाई आपके 10-15 घर है और उसमें एक जगह आपने खुली ज़मीन छोड़ दी है, उसमें आपके घर के अंदर कोई भी फंक्शन होता है तो आप लोग सब उसमें सेलिब्रेट करते हो, तो ये सारी किस्में आती है सामुदायिक व्यक्तिगत में आती हैं। उसके बाद ये 2 है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र के पास कितने संसाधन होते हैं उसके बारे में है। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। जो टेक्नोलॉजी के तौर पर कहाँ पर भी संसाधन पाए जाते हैं जिससे हमारे देश का विकास हो रहा है, वो सारे संसाधन कैसे हैं, राष्ट्रीय संसाधन है। देश के सरकार को कानूनी अधिकार है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। यानी कि देश के सरकार को ये अधिकार है कि जहाँ पर भी नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है तो जिससे लोगों का विकास हो उससे, ठीक है ना, जैसे भाई कहीं कॉलेज खोल दिया, कहीं अच्छी एकदम ट्रेन बना दी स्पीड वाली, तो उसमें कोई भी व्यक्ति अपने चार्ज दे के उसका यूज़ कर सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि भाई उसी व्यक्ति के लिए स्पेसिफाई है, सभी लोगों के लिए वो अधिकार है कि वो उसका यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइन है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। अब कई क्या होता है, जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल देखा होगा कि कई जगह सड़क बनती है, नहर बनती है, तो वहाँ पर किसी की पर्सनल ज़मीन होती है,
ठीक है। फिर वो ज़मीन सरकार ले लेती है रुपयों में और फिर वहाँ पर क्या करती है, रेलवे लाइन या सड़क लाइन बनाती है। तो उसका जो हर्जाना है वो सरकार उस व्यक्ति को दे देती है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। यानी कि आप कोई भी राज्य में हमें खनिज मिलता है, कोयला मिलता है, किसी राज्य में हमें सोना मिलता है, तो उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, राष्ट्र का अधिकार होगा। फिर एक है कि जो वन्य है, वन जंगल है, ठीक है, वहाँ पर से भी हमें लकड़ियाँ, फ्रूट वगैरह मिलती है, उसके ऊपर भी अधिकार किसका होता है, सरकार का ही होता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमारे राजनीतिक सीमाएं होती है, राज्य की अलग अलग सीमा होती है, पंजाब हरियाणा की सीमा है, तो उस सीमाओं के ऊपर किसका अधिकार होगा, उस राज्य का ना होकर राष्ट्र की माना जाएगा। बीच की जो सीमा लाइन लगी तो वहाँ पर राष्ट्र की लगी, राज्य अलग हो गए, राष्ट्र के अंदर एक हो गया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो हमारा समुद्र है, जो समुद्र है तो हमारी भूमि से लेके 12 मील समुद्र के अंदर जो भी संसाधन हमें मिलती है, उसमें मछलियाँ हैं, पानी है, जिससे हम ज्वार भाटा वगैरह का यूज़ करके पवन चक्की वगैरह चलाते हैं, तो वो सारे संसाधन कितने किसके आते हैं, वो राष्ट्र के ही आते हैं। हाँ, फिर 12 मील का जो आगे का जो भाग है ना वो अंतर्राष्ट्रीय के अंदर आ जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट संसाधन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें कह रहे हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है वो अब अंतर्राष्ट्रीय माने पूरा विश्व का हो गया, तो उस पर कौन कंट्रोल रखेगा, तो कुछ संस्थाएं होती है, हर एक देश में होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और वो इन संसाधनों पर क्या करती है, अपना नियंत्रण रखती है। उसके बाद है तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, जो तट रेखा होती है ना, जो बॉर्डर होती है, यानी कि समुद्र तट की रेखा होती है, समझ गए ऋतिक कैसे बैठा है, उसके अंदर 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। समझ गए, जो समुद्र तट आता है, जैसे हमारे यहाँ पर चेन्नई देखो लास्ट में है ना, मद्रास चेन्नई वगैरह है, उसके जो तट के बाद गोवा के तट के बाद कितना 200 समुद्री तल के बाद का जो अधिकार है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंदर आ जाता है। ये याद रखना, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं कन्फ्यूजन करने के लिए। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर हमें इन संसाधनों का उसके अंदर जो हमें मछली जो मछुआरे होते हैं उनको मछुआरे या तेल निकालना है अपनी सरकार को, तो उसकी परमिशन पहले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेनी पड़ती है, उसका कुछ टैक्स देना पड़ता है, तभी हम वहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो हम नहीं निकाल पाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है। पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं बेटा, संसाधनों के प्रकार हमने पढ़ा था, उसमें सबसे पहले था उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन थे वो कौन से थे, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड था समापत्ति के आधार पर, उसमें है नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। थर्ड पढ़ा है स्वामित्व के आधार पर, उसमें व्यक्तिगत है और सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद पढ़ा राष्ट्रीय संसाधन और लास्ट में पढ़ा हमने अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हम पढ़ेंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन, यानी कि विकास के स्तर पर किस वस्तु का कितना विकास हो रहा है उसके आधार पर हम क्या संसाधन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले है संभावी संसाधन। क्या है, संभावी संसाधन। तो यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है। समझ गए, यानी कि ये वो संभावी माने भविष्य के लिए संसाधन, ठीक है। यानी कि हमें पता है कि इस प्रदेश में ये संसाधन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सी टेक्नोलॉजी से हम इन संसाधनों को अपने लायक बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावना है, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। लेकिन आज के समय में, जैसे आज देखें ना, ये बुक पहले लिखी जा चुकी है, आज के समय में गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आप कहीं भी देखोगे समुद्र के किनारे या जो खुले रेगिस्तान है वहाँ पर पवन चक्की का यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी विंड मिल लगा रखी है जिससे सौर ऊर्जा और लाइट के लिए यूज किया जाता है।
आपने मध्य प्रदेश में आप कभी जाओगे, जैसे उज्जैन का टेम्पल है ना मध्य प्रदेश में, उज्जैन के अंदर महाकाल का टेम्पल है, अगर कभी जाओ तो श्रावण के महीने में जाना। तो वहाँ पर आप जाओगे उस रास्ते आपने पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह विंड मिल, पवन चक्की देखने को मिलेंगे। उससे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पर लाइट का सोर्स होता है। वो जैसे पवन चक्की घूमती है उस खंभे लगा रखा है, उसमें लाइट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और नीचे अंडरग्राउंड से फिर वो शहर में पहुँचाई जाती है। उसके बाद है विकसित संसाधन। कौन सा है? विकसित संसाधन। उसमें है यानी कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि जिसकी खोज की जा चुकी है और वो उसका क्या यूज है वो भी किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। समझ गए? यानी कि जो संसाधन हमने खोज लिए और हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें पता चल गया कि इसका कैसे यूज करना है, उसको हम क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिक और उनकी संभाव्यता के स्तर पर किया जाता